वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 13 तक। ठीक है, और हम लोग आज उसी में आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा जा रहा है। देखिए 14 लिखा है कि 8 और 26 के बीच ऐसी 5 संख्याएं डालिए ताकि प्राप्त अनुक्रम समांतर श्रेणी बन जाए। देखिए हमें दो संख्याएं दिया है, 8 और एक दिया है 26। तो हमें 8 और 26 के बीच कर 5 संख्याएं इस प्रकार ज्ञात करनी है ताकि जब उसका एक अनुक्रम बनेगा तो वो कैसे हो जाएगा, वो समांतर श्रेणी में होगा। ठीक है, तो देखिएगा हम क्या करेंगे यहाँ पे 8 और 26 के बीच। देखिए 8 और 26 के बीच हम मान लेते हैं कि वे 5 संख्याएं, पहली संख्या A1 है, दूसरी संख्या A2 है, तीसरी संख्या A3 है, चौथी संख्या A4 है और पांचवी संख्या A5। देखिए हम लोगों ने मान लिया कि माना 8 और 26 के बीच ये पांचों संख्याएं हैं। देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 8 और 26 के बीच 5 संख्याएं इस प्रकार ज्ञात कीजिए ताकि प्राप्त अनुक्रम एक समांतर श्रेणी हो जाए। देखिए जब हमने इसके बीच में 5 संख्याएं अगर मान लिया तो अब यह अनुक्रम क्या हो गया, समांतर श्रेणी में हो गया। तो जरा सोचिए आप, जब यह समांतर श्रेणी में हो गया तो यहां देख लीजिए आप, अगर आपको इसका पहला पद पता है तो आप दिमाग लगाइए कि अगर आपको यह पद पता है, अगर आपको इसके बाद वाला पद अगर ज्ञात करना है तो आप यही सोचेंगे कि अगर हमें यहाँ पर सार्वंतर डी का मान अगर मिल जाता तो इसमें हम सार्वंतर डी को प्लस करके इसके बाद वाला पद हम प्राप्त कर लेते। ठीक है, तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, देखिए यहां पर हमें इस श्रेणी से पहले, इस समांतर श्रेणी का हमें पहले सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस पहले निकालना पड़ेगा। देखिए यहां पे अगर हम बात करते हैं, प्रथम पद A का मान 8 हो जाएगा और देखिए D का मान तो हम लोग को निकालना ही है। ठीक है, देखिए N का मान यहाँ पे 7 हो जाएगा और जो इसका 7वां पद है यानी जो इसका अंतिम पद है T7, ये कितना हो जाएगा, देखिए ये 26 हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहां से समांतर श्रेणी का व्यापक पद सूत्र क्या होता है, देखिए ये Tn बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये होता है ना। अब देखिए इसमें Tn बोले या फिर इसको T7 बोले, कितना देखिए यहाँ पे ये 26 है। देखिए A का मान क्या है, यहाँ पे 8 है, प्लस N का मान देखिए कितना यहाँ पे ये 7 माइनस 1 और D का मान तो हम लोग को निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहां से ये 8 इधर आके क्या कर देगा, ये माइनस हो जाएगा। देखिए हो जाएगा 26 माइनस 8 बराबर हो जाएगा 7 माइनस 1 कितना 6 डी। घटा दीजिए 26 माइनस 8 कितना आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा। 18 बराबर 6 डी हो जाएगा। यहां से देखिए हम लोग डी का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 18 बटे में 6। इसे हम कैंसिल करेंगे, 6 तरीके 18। देखिए क्या आ गया, डी का मान आ गया 3। ठीक है, आप सोच लीजिए अगर ये एक समांतर श्रेणी है, ठीक है, और यहां में क्या मिल गया, डी का मान +3 मिल गया है, तो इस वाले पद में यानी प्रथम पद में अगर हम सार्वंतर डी को प्लस कर देंगे हमें इसके बाद वाला पद मिल जाएगा। ठीक है ना। अब अगर ये पद मिल गया, हम इसमें पुनः सार्वंतर डी को प्लस कर देंगे तो हमें पुनः इसके बाद वाला ये पद मिल जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए इसके लिए हम लिखेंगे, यहां देखिए A1 बराबर, ये क्या हो जाएगा, ये A प्लस डी। देखिए ये हो जाएगा, A का मान 8 है और D का मान 3, क्या हो गया 8 3 11। देखिए हम अगर दूसरा पद निकालेंगे A2 तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे A प्लस 2D लिखेंगे। तो A का मान 8 है, 2 और D का मान देखिए क्या है 3 है। कितना हो जाएगा, ये 8 प्लस 2 3 6, क्या हो जाएगा 8 6 14 हो जाएगा। देखिए अगर हम लोग A3 निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, A प्लस 3D लिखेंगे। तो A का मान 8 प्लस 3 और D का मान क्या देखिए, D का मान भी 3 है। क्या हो जाएगा देखिए आपका ये 3 3 या 9 हो जाएगा और ये 8 और प्लस 9 17 हो जाएगा। देखिए अगर A4 निकालेंगे, ठीक है, तो A प्लस 4D, ठीक है, ध्यान दीजिएगा A प्लस 4D, तो यहां से देखिए हमें मिलेगा ये 8 प्लस 4, डी का मान 3 है, कितना हो जाएगा 4 3 12, 12 8 20 हो जाएगा। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे A5 निकालेंगे
यहाँ पे क्या मिलेगा a प्लस 5d, ठीक है। यहाँ देखिए 8 a का मान प्लस 5 और d का मान 3, तो क्या हो जाएगा हम लोग का ये 5 3 15, 15 और 18, देखिए कितना हो जाएगा हम लोग का ये हो जाएगा 23, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो हम लोगों की श्रेणी बन रही थी, आप इसे यहाँ पे लिख कर देख लीजिए। देखिए पहले 8 है, देखिए 8 है, फिर देखिए यहाँ पे क्रमशः A1 A2 A3 A4 A5 है ना, लिखिए 11 14 17 20 23, 11 14 17 20 23, देखिए लास्ट में क्या है 26। देखिए क्वेश्चन में यही कहा जा रहा था कि 8 और 26 के बीच 5 संख्याएं ज्ञात कीजिए ताकि प्राप्त अनुक्रम एक समांतर श्रेणी बन जाए। देख लीजिएगा 8 और 26 के बीच हमने 5 संख्याएं देखिए इस प्रकार प्राप्त किया कि अब अगर हम इस अनुक्रम को देखेंगे तो यह एक समांतर श्रेणी में कैसे 8 3 11 11 3 14 14 3 17 17 3 20 20 3 23 23 3 26। तो ये देखिए यह प्राप्त अनुक्रम हमें कैसे मिल गया, यह मिल गया समांतर श्रेणी में। ओके स्टूडेंट, तो आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। आप वीडियो को आप जो है स्टॉप करके देख लीजिएगा, आप नोट बना लीजिएगा, ठीक है। मैं बढ़ रहा हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा है यदि a की पावर n प्लस b की पावर n अपान a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1 a तथा b के मध्य समांतर माध्य हो तो n का मान बताइए। देखिए इसे बता रहा है कि ये क्या है, यह a और b के मध्य क्या है, ये समांतर माध्य है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि n का मान बताइए। देखिए हम a और b का अगर समांतर माध्य निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें, यहां देखिएगा a तथा b का समांतर माध्य क्या मिलेगा हमें, a प्लस b बटे में 2, ठीक है। सोचिए हमें a तथा b का समांतर माध्य क्या मिल रहा है, a प्लस b बटा 2, और ये दिया हुआ कि कितना है, ये इतना है। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि दिए गए शर्त के अनुसार a प्लस b बटे 2 बराबर ये हो जाएगा a की पावर n प्लस b की पावर n अपान a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1। देखिए यहां से आप हल करेंगे तो मिलेगा यहाँ पे आपको ये a प्लस b इंटू a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1 बराबर ये हो जाएगा 2a की पावर n प्लस b की पावर n मिलेगा। अब देखिए यहां से आप इसका अंदर मल्टीप्लाई करिए, देखिए इसका मल्टीप्लाई अगर आप इसमें करें तो आपको मिल जाएगा ये a की पावर n, जब इसका इसमें करेंगे तो मिलेगा a b की पावर n माइनस 1। फिर देखिए b का इसमें करेंगे मिलेगा आपको प्लस b a की पावर n माइनस 1, b का इसमें करेंगे तो मिलेगा प्लस b की पावर n, और यहां करेंगे तो मिलेगा 2a की पावर n प्लस 2b की पावर n मिल जाएगा, ठीक है। अब समझिएगा देखिए ये a की पावर n है, यहाँ पे क्या है 2a की पावर n है, ये जाके उधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो देखिए आपका इधर बच जाएगा ये a b की पावर n माइनस 1, ठीक है, प्लस ये बचेगा b a की पावर n माइनस 1 बराबर देखिए ये 2a की पावर n है, ये जाके उधर क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो बचेगा a की पावर n प्लस देखिए वैसे ये वाला बचेगा b की पावर n, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये है a b की पावर n माइनस 1, अगर हम इसे बाएं पक्ष में लाएंगे तो जाएगा माइनस क्या b की पावर n, ठीक है। और देखिए यहां से बराबर ये है a की पावर n, और इसे हम ले जाएंगे दाएं पक्ष में हो जाएगा माइनस b a की पावर n माइनस 1। सोचिए देखिए यहाँ पे कुछ हमें कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे देखिए कॉमन मिल रहा है हम लोगों को b की पावर n माइनस 1, देखिए यहाँ बचेगा a माइनस, देखिए यहाँ पे अगर हम b की पावर n माइनस 1 कॉमन कर लेंगे, देखिए यहाँ बचेगा केवल b, ठीक है, बराबर देखिएगा यहाँ पे जो है देखिए अगर हम कॉमन करेंगे क्या a की पावर n माइनस 1, देखिए यहाँ पे अगर हम कॉमन करेंगे तो देखिए यहाँ पे बच जाएगा ये हम लोगों का, ये बचेगा a माइनस
और देखिए यहाँ पे a की पावर n-1 तो कॉमन ही है, बचेगा क्या b। अब देखिए a माइनस बी से a माइनस बी देखिए क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखिए इधर बच गया 1 बराबर ये देखिए a की पावर n-1 अपान देखिए कितना हो जाएगा b की पावर n-1। देखिए समय से भी लिख सकते हैं 1 बराबर a बटे b की पावर कितनी n-1। ओके, अब देखिएगा जो इधर लिखा गया है 1, देखिए अगर हम इसे लिख दें 1 को क्या a बटे b की पावर 0 लिख दें, इसका मान तो एक ही होगा बराबर। देखिए इधर क्या मिल रहा हमें a बटे b की पावर क्या n-1। ठीक है, अब देखिए दोनों पक्षों में देखिए यहाँ पे क्या है, आधार सेम है, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या घातांकों की तुलना करने पे। यहाँ पे आप लिख सकते हैं घातांकों की तुलना करने पर, घातांकों की तुलना करने पर, ये आपको देखिए मिल जाएगा घातांकों की तुलना करने पर 0 बराबर n-1। देखिए यहां से अगर आप n का मान निकालेंगे तो क्या जाएगा, देखिए n बराबर 1। देखिए हम लोगों से यही जो है n का मान पूछा जा रहा था। ये देखिए इसकी एक विधि हो गई। देखिए इसकी एक छोटी सी ट्रिक है जिसकी सहायता से आप इसे केवल बस एक लाइन में लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, n का मान 1 आ रहा है ना, ध्यान समझिएगा कैसे मैं ला रहा हूँ एक। देखिए अब मैं आपको बता रहा हूँ इसकी एक छोटी विधि जिसे आप केवल एक लाइन में लगा सकते हैं। देखिए वो कैसे है, देखिए यहाँ पे आपने देखा कि a प्लस बी बटे 2 है, यहाँ पे क्या है बराबर a पावर n प्लस b पावर n बटे में a की पावर n-1 प्लस b की पावर n-1। जरा सोचिएगा, देखिए यहाँ पे ये लिखा है a ना, देखिए अगर हम इसे लिख दें a को a की पावर, ध्यान समझिएगा, इसे अगर लिखे a की पावर 1 प्लस b को अगर लिखे हम b की पावर 1 नीचे, देखिए ये 2 लिखा है, इसे अगर हम लिख दें a की पावर 1 माइनस 1 प्लस फिर लिखे हम b की पावर 1 माइनस 1 बराबर ये देखिए a की पावर n प्लस b की पावर n बटे a की पावर n-1 प्लस b की पावर n-1। जरा सोचिए जो इधर a प्लस बी बटे 2 लिखा गया है, अगर हम लोग इस वैल्यू को हल करेंगे तो यही आएगा a प्लस बी बटे 2। a की पावर 1 मतलब देखिए a हो जाएगा, b पावर 1 b हो जाएगा। देखिए यहाँ पे a की पावर 1-1 यानी a पावर 0 यह 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ भी b पावर 0 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए इससे लिखने से फायदा क्या हुआ कि देखिए अब आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ पे इस पक्ष में देखिए आप जहां जहां n है, देखिए बाएं पक्ष में वहां वहां क्या लिखा गया है, 1 लिखा गया है। यहाँ n यहाँ 1 यहाँ n यहाँ 1 यहाँ n यहाँ 1 यहाँ n यहाँ 1। इससे क्या हुआ, आपने तुलना कर दिया तो तुलना करने में देखिए क्या गया आपको n बराबर 1 आ गया, एक लाइन। ठीक है, तो ये इसकी शॉर्टकट विधि लगाने की, ठीक है ना। लेकिन एग्जाम में फिलहाल आप वैसे लाए क्योंकि आपको टीचर से नंबर लेना है। ठीक है, तो यह बस आपको मैंने बता दिया जानकारी के लिए कि इसे आप तुरंत देखते ही एक लाइन में लगा देंगे। ओके स्टूडेंट, आइए अब हम लोग देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा जा रहा है। देखिए लिखा है एक व्यक्ति ऋण का भुगतान 100 रुपए की प्रथम किस्त से शुरू करता है। कोई व्यक्ति है वो अपने ऋण का भुगतान करता है, तो कह रहा है कि वह 100 रुपए की किस्त से शुरू करता है। तो लिखा है यदि वह प्रत्येक किस्त में 5 रुपए प्रति माह बढ़ाता है। देखिएगा यानी कि अगर वो पहली किस्त में अगर वो 100 रुपए जमा किया है तो दूसरी किस्त में क्या करेगा 105 रुपए जमा करेगा, फिर अगली किस्त में 110 रुपए जमा करेगा। यही बात तो लिखा है कि वह प्रत्येक किस्त में 5 रुपए प्रति माह बढ़ाता है। देखिए क्या लिखा है, तो 30वीं किस्त की राशि क्या होगी। देखिएगा इस क्वेश्चन को आप वैसे भी अपने व्यवहारिक जीवन से जो है जोड़कर लगा सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे हम लोगों को समांतर श्रेणी के चैप्टर में दिया है, तो हमें समांतर श्रेणी के सूत्र से जो है कि इसे लगाना है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे जो लिखा है एक बात साफ साफ कि एक व्यक्ति ऋण का भुगतान 100 रुपए की प्रथम किस्त से शुरू करता है, तो स्टूडेंट ये हो जाएगा प्रथम किस्त यानी ए का मान 100 रुपए। लिखा है कि वह प्रत्येक किस्त में
5 रुपए प्रति माह बढ़ाता है। ठीक है, आपने क्या पढ़ा है समांतर श्रेणी में सार्वंतर। तो यदि वह प्रत्येक किस्त में 5 रुपए प्रति माह बढ़ाता है, देखिए ये क्या हो गया, डी का मान कितना हो गया 5। देखिए क्या कहा जा रहा है, 30वीं किस्त की राशि। देखिए एन का मान 30 दिया है और 30वीं किस्त की राशि क्या होगी, यानी T30 हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब देखिएगा हमारे पास सूत्र क्या है, समांतर श्रेणी के व्यापक पद से हम लिखेंगे। ये क्या सूत्र हमारे पास है, ये Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें निकालना है 30वीं किस्त, हम लिखेंगे T30। अब देखिएगा यहाँ पे a का मान क्या है 100 और n देखिए क्या है यहाँ पे 30 माइनस 1। ठीक है, और देखिए d का मान कितना है यहाँ पे, ये 5 है। इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 100 प्लस, तो ये हो जाएगा 29 इंटू 5। इसे हम सॉल्व करेंगे हो जाएगा 100 प्लस, ये हो जाएगा 5 9 45, या 5 दूना 10 और फिर कितना जाएगा 10 4 14, 145। ठीक है, अब देखिए इसे अगर आप जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, ये 100 प्लस 145, ये हो जाएगा 245 रुपए। तो आप देख सकते हैं, अगर देखिए इसे आप वैसे भी जोड़ेंगे, ठीक है, वैसे भी कुछ लोग जोड़ने में गलती कर देते हैं, लेकिन आप लोग गलती मत करिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि 30वीं किस्त की राशि क्या होगी, तो देखिए जब वो व्यक्ति 30वीं किस्त की राशि जमा करेगा तो कितना होगी, वो 245 रुपए होगी। ओके, तो अब आप समझ गए होंगे। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला जा रहा है, लिखा है एक बहुभुज के दो क्रमिक अंतः कोणों का अंतर 5 अंश है। देखिए इतना पढ़ने से आप समझ गए होंगे कि दो क्रमिक अंतः कोणों का अंतर, जैसे आपने पीछे पढ़ा कि दो पदों का अंतर, ठीक है, वैसे क्या है दो क्रमिक अंतः कोणों का अंतर 5 अंश है। तो इसका मतलब कि d का मान क्या मिल गया, देखिए हमें ये 5 अंश, 5 डिग्री। ठीक, करा यदि सबसे छोटा कोण 120 अंश है, सबसे छोटा यानी क्या होगा, वहां से हम स्टार्ट करेंगे, ये क्या हो जाएगा, इसका पहला पद हो जाएगा। देखिए क्या मिल गया हमें, a बराबर 120 अंश मिल गया। करा तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिएगा, एक बहुभुज के दो क्रमिक अंतः कोणों का अंतर कितना दिया, देखिए 5 अंश। लिखा यदि सबसे छोटा कोण 120 अंश हो तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें बताना है उस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं। ठीक है, आइए देखिए हम मान लेते हैं कि माना उस बहुभुज में n भुजाएं हैं, हम मान लेते हैं कि वह n भुजाओं वाला क्या है, बहुभुज है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे n भुजाओं वाले बहुभुज के अंतः कोणों का योग का एक सूत्र मैं बता रहा हूं, इसे आप याद कर लीजिएगा, हर जगह काम देगा। क्या बता रहा मैंने, n भुजाओं वाले बहुभुज के अंतः कोणों का योग, देखिए मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, n भुजाओं वाले बहुभुज के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग, देखिए ये होता है 2n योग, देखिए मैं यहां लिख दे रहा हूं, योग बराबर ये होता है 2n माइनस 4 इंटू समकोण, 2n - 4 इंटू 90 डिग्री। देखिएगा n भुजाओं वाले बहुभुज के अंतः कोणों का योग 2n - 4 इंटू 90 डिग्री। ठीक है, देखिए अब हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पे समांतर श्रेणी में, ठीक है, इसके n पदों के योगफल का सूत्र क्या होता है, देखिए वो होता है SN बराबर n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। देखिए ये क्या है, योग है, और ये भी क्या है, योग है। अब हम इसे दिखा देंगे इसके बराबर, यहां लिखेंगे हम n/2 2a प्लस n - 1
इंटू डी बराबर है, क्या देखेंगे हम, 2n-4 इंटू 90। ओके, तो देखिए 2 जाकर क्या करेगा, इधर गुणा कर देगा। देखिए यहां बचेगा हम लोगों का ये n, देखिए 2 और यहाँ पे एक मान कितना है 120 अंश, प्लस ये n-1, देखिए d कितना है 5 बराबर, देखिए ये हो जाएगा 2n-4 इंटू, ये हो जाएगा 180 अंश। ठीक है, यहां देखिएगा ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा n, ये मिल जाएगा 120 गुना 240 अंश, देखिए ये हो जाएगा 5 अंश, माइनस ये देखिए कितना हो जाएगा, ये 5 अंश इंटू या फिर 5n कह लीजिए, हम लोग अंश बाद में लगा लेंगे। ठीक है, 5n हो जाएगा, माइनस देखिए हो जाएगा 5। ठीक है, यहाँ देखिए जो हमारा ये आ रहा है, ठीक है, अंश में है। ठीक है, 5 अंश 180 अंश। ठीक है, अब देखिएगा बराबर, देखिए ये मिल जाएगा 180 गुणे 2 करेंगे, कितना मिलेगा ये 360n माइनस 18 चौको 72 720। ठीक है, आप लोग इसमें अंश लगा लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहां से मिलेगा ये n, ये हो जाएगा 240, ये -5 है ना, हो जाएगा 235 प्लस 5n बराबर, ये हो गया 360n माइनस 720। अब देखिएगा n का अंदर मल्टीप्लाई होगा, देखिए ये हो जाएगा n का इसमें करेंगे तो मिलेगा हम लोग को 235n प्लस इसमें होगा तो क्या हो जाएगा, ये 5n स्क्वायर, ये देखिए हो जाएगा 360n माइनस 720। देखिए ये यहाँ पे है 5n स्क्वायर, देखिए ये पहले से है, प्लस 235n, देखिए इधर आके ये वाला हो जाएगा माइनस 360n। ठीक है, इधर हो जाएगा प्लस 720 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए यहां पे ये हो गया 5n स्क्वायर, 5n स्क्वायर। अब देखिए 360 में से आप 235 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, देखिए ये देखिए हो जाएगा यहाँ पे 10 में से 5 कितना देखिए आएगा, ये 5 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे हो जाएगा ये 5 में से 3 जा 2 हो जाएगा, और यहाँ 3 में से 2 जा 1, इतना ही आएगा। देखिए हो जाएगा n प्लस ये हो जाएगा 720 बराबर 0। ठीक है, देखिए इसे आप लोग घटा के देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 5 से जो है डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना, देखिए सब में 5 कॉमन दिया जा रहा है, तो 5 से क्या करिए आप, देखिए दोनों बच्चों में 5 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए यहाँ पे मिल जाएगा ये क्या हमें n स्क्वायर, और देखिए ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये, देखिए यहाँ पे जो 360 है, देखिए ये बड़ा है 235 से ना, तो इसका चिन्ह अगर माइनस है, देखिए यहाँ पे हम लोग को माइनस नहीं आएगा। ठीक है, माइनस 125। देखिए अगर इसमें हम भाग करेंगे 5, क्या मतलब क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25 हो जाएगा, और प्लस देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 5 एकड़ नम, देखिए 25n है, प्लस ये देखिए क्या आएगा 5 एकड़ नम 5 हुआ, यहाँ कितना बचा 2, और यहाँ पे कितना हो गया, ये 22 हो गया। क्या गए 5 चौक को 20, फिर 5 चौक को 20 बराबर 0। देखिए यहाँ पे हमें फैक्टर करना है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसके 2 फैक्टर मिलेंगे, एक मिलेगा हम लोगों को 16, एक मिलेगा 9। जब हम 16 9 यानी कि जब हम यहाँ पे करेंगे 16 9 144 हो जाएगा, और -16 -9 वो आपका -25 हो जाएगा। देखिए इसे हम लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 9n प्लस 144 बराबर 0। देखिए यहां से अगर हम n कॉमन करेंगे तो यहां मिलेगा n माइनस 16, और यहां से अगर -9 कॉमन करेंगे तो मिल जाएगा n माइनस 16 बराबर 0। अब n माइनस 16 हो जाएगा कॉमन, n माइनस 16, और यहां बचेगा n, यहां बचा -9 बराबर 0। तो इसे लिखेंगे यदि n माइनस 16 बराबर 0, तो देखिए यहां से क्या मिलेगा हमें n बराबर 16। देखिए अगर इसे लिखेंगे यदि n माइनस 9 बराबर 0,
देखिए यहाँ क्या मिल जाएगा हमें n बराबर 9। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिएगा आप, देखिए यहाँ हमें मिल रहा है n बराबर 16, देखिए यहाँ मिल रहा है हमें n बराबर 9। तो देखिए हम n का कौन सा मान लें? अभी तो यहाँ देखने में यही लग रहा है कि यहाँ पे n का मान 16, ठीक है, ये भी जो है कि पॉजिटिव ही है, देखिए ये भी पॉजिटिव है, यानी यहाँ पे देखिए देखने से लग रहा है कि यहाँ पे हमारा क्या है, दोनों आंसर सही है। देखिए लेकिन यहाँ थोड़ा सा हमें चेक करना पड़ेगा कि n बराबर 9 सही होगा या फिर n बराबर 16 सही होगा। जरा सोचिए, देखिए यहाँ पे जो है n बराबर देखिए 9 हमारा सही होगा और n बराबर 16 सही नहीं होगा। क्यों? देखिए मैं आपको इसके लिए प्रमाण दे रहा हूँ, जब इसे ध्यान समझिएगा कि यहाँ पे n बराबर 9 ही हम क्यों कहेंगे सही है, n बराबर 16 क्यों सही नहीं है। देखिएगा, देखिए ये n बराबर 9 क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जो हमारा बहुभुज है वह 9 भुजाओं वाला है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और देखिए ये क्या बता रहा है, n बराबर 16, ये बता रहा है कि जो हमारा बहुभुज है वो क्या है, वो 16 भुजाओं वाला है। ध्यान दीजिएगा, देखिए अगर हम n बराबर 9 लेते हैं, ठीक है ना, और हम करें क्या, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर इसका देखिए हम 9वां कोण अगर निकाल देंगे, समझिएगा, देखिए अगर हम इसका 9वां कोण निकालेंगे, देखिए nवां पद होता है tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए अगर यहां से हम 9वां कोण निकालेंगे t9, समझिएगा, देखिए यहाँ पे a का मान 120 अंश है और n के स्थान पे 9 रखेंगे, माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है 5, ये हो जाएगा 120 प्लस, देखिए जाएगा 9 में से 1 जाए 8, 5 40, देखिए क्या हो गया, ये हम लोग का 160 अंश हो गया। सोचिएगा अगर देखिए यहां से हम निकाल लेते हैं 16वां पद, या फिर यहां से हम इसका 16वां कोण निकाल लेते हैं, ठीक है, देखिए यहां से क्या मिलेगा, ये a का मान 120 प्लस n का मान 16 माइनस 1 इंटू, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। देखिए ये मिलेगा हमें 120 प्लस ये हो जाएगा 16 माइनस 1 15, 15 25 देखिए 75 हो जाएगा। देखिए हम प्लस करेंगे तो ये 5 हो जाएगा और ये 90, कितना हो गया 195। अब यहाँ आप देखिएगा ध्यान से, देखिए मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे एक बहुभुज ले रहा हूं, जरा सोचिएगा, देखिए ये देखिए अगर हम लोग 9 ले रहे हैं, देखिए तो बता रहा है, देखिए कि जो इसका 9वां कोण है वो कितना है, वह 160 अंश है, समझिएगा। और बताइए जब हम यहाँ पे 16 ले रहे हैं तो ये बता रहा है कि जो 16वां कोण है वो क्या है, वो 195 अंश है। तो यहाँ पे आप एक चीज का ध्यान दीजिएगा, देखिए अगर कोई बहुभुज है, ठीक है, तो उसका जो अंतः कोण होगा, देखिए वह कभी भी 180 से ऊपर होगा ही नहीं। देखिए जैसे ही यह अंतः कोण देखिए 180 से ऊपर होगा तो क्या होगा, यह श्रृंखला टूट जाएगी, यह बहुभुज बन ही नहीं पाएगा। चलिए इसे हम लोग देखिए 180 पे ही देख लेते हैं। तो देखिएगा अगर मुझे ये, देखिए अगर मुझे ये बहुभुज बनाना है, तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, देखिए अगर मुझे ये बहुभुज बनाना, मान लीजिए मैंने ऐसे पहले बना लिया, ठीक है, थोड़ा सा मार्कर नहीं चल रहा है, देखिए मान लीजिए मैंने ऐसे बना लिया बहुभुज। अब देखिएगा अगर देखिए मैं इस कोण को अगर लूं कितना 195 लूं, क्या सुनिएगा, अगर मैं इसे कितना लूं 195 लूं, तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, देखिए ये जो कोण यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, देखिए ये देखिए हमेशा क्या होगा, ये 180 से छोटा ही होगा, ठीक है ना। देखिए अगर मैं इसे 180 ही लेता हूं, मान लीजिए अगर, देखिए यहां से देखिए मैं इसको 195 तो दूर की बात है, देखिए अगर मैं यहाँ पे इसे 180 ही लेता हूं, देखिए यहां से मैं अगर बनाऊंगा 180 का कोण, देखिए यह आकृति देखिए जो यहां से घूम कर जा रही है, देखिए यह यहां से सीधी ऐसे ये चली जाएगी, ये क्या देखिए यहां से बन रहा है कोण 180 अंश। जरा सोचिए, तो अगर मैं 180 अंश का कोण देखिए बना रहा हूं, तो देखिए इस तरह से घूमकर यह बहुभुज नहीं बन पा रहा है, अर्थात ये जो हम बहुभुज बना रहे हैं, ये जो श्रृंखला बन रही है, क्या हो रही है, देखिए यह श्रृंखला टूट जा रही है। तो इसका मतलब कि किसी भी बहुभुज का जो अंतर कोण होता है वो 180 से अधिक नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख लीजिए ये कितना है, 195 है। तो देखिए जो n बराबर 16 है यहाँ पे भुजाओं की संख्या, ये बता रही है कि जो 16वां कोण है वो कितना है, वो 195 है। तो इसलिए किसी भी बहुभुज का अंतः कोण जो है यहाँ पे 195 अंश नहीं हो सकता है। इस n बराबर 16 नहीं होगा, बल्कि n बराबर क्या होगा, 9 होगा। अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि n बराबर 9 लेने पर जो है हमें उस बहुभुज का जो 9वां अंतः कोण है कितना मिल रहा था हमें, यहाँ पे 160 अंश, जबकि वो क्या है, सही है।
ओके, तो आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो दोस्त देखिए, ये रहा आज के लेक्चर में जो है क्वेश्चन नंबर 14 से जो है लेकर के 18 तक। तो आज देखिए हम लोग की जो एक्सरसाइज 9.2 है, आज ये फिनिश होती है और हम लोग अब अगले लेक्चर में मिलेंगे। अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा सबसे पहले गुणोत्तर श्रेणी के बारे में, उसकी डिफिनेशन और उसके जो नियम है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है उसके आगे जो प्रश्नावली है उसे सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स।